प्यारे विद्यार्थियों, राज्य प्रशासन का अर्थ, विकास एवं महत्व, इस कड़ी में ये चौथा पार्ट है। इस अध्याय के 4 भाग करके हमने अध्ययन किया है। आज के भाग में हम राज्य प्रशासन की पारिस्थितिकी, केंद्र राज्य संबंध और केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सरकारी आयोग ने 2 सुझाव दिए थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य प्रशासन की पारिस्थितिकी है, राज्य प्रशासन का जो परिवेश है, जो राज्य प्रशासन की मशीनरी को चारों तरफ से घेरे हुए है, जिससे वो प्रभावित होता है, उस परिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्र राज्य के आपसी संबंध हैं, वित्तीय संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव कम करने के लिए जो सरकारी आयोग द्वारा सुझाव दिए गए थे, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं राज्य प्रशासन की पारिस्थितिकी। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में पारिस्थितिकी का महत्व होता है, प्राकृतिक विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में आते हैं। इनमें पारिस्थितिकी का विशेष महत्व होता है, इकोलॉजी का विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार प्रशासन में भी पारिस्थितिकी का अत्यधिक महत्व है। प्रशासन को समाज में कार्य करना होता है, और जिस समाज में प्रशासन कार्य करता है, उस समाज के वातावरण से या उस समाज के परिवेश से प्रशासन प्रभावित होता है। राज्य प्रशासन की पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले अनेक पर्यावरणीय कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कारक है भौगोलिक परिवेश या भौगोलिक कारक। किसी भी देश के प्रशासन को उसका भौगोलिक पर्यावरण प्रभावित करता है। यदि देश विशाल है तो उसकी रक्षा करने, उसकी सीमाओं की रक्षा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत है। राज्य का विशाल आकार है। मरुभूमि, न्यून वर्षा, उच्च तापमान, धूल भरी आंधियाँ, ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले, नगण्य वनस्पति, विरल जीव, पानी और ऊर्जा के कम स्रोत आदि ऐसे कारक हैं जो राजस्थान के राज्य प्रशासन को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होने के कारण राजस्थान राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण राज्य प्रशासन जन कल्याण के लिए प्रयासरत रहता है। राज्य प्रशासन राज्य के विशाल आकार के कारण अनेक समस्याओं का सामना करता है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने से राज्य प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा की चुनौतियों का भी सामना करना होता है। राजस्थान राज्य का विशाल आकार होने के कारण राज्य प्रशासन को अनेक भौगोलिक एवं पर्यावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारकों को मद्देनज़र रखते हुए राज्य प्रशासन को कार्य करने होते हैं। यानी कि राज्य का जो भौगोलिक परिवेश है, जो भूभाग है, कहीं पठारी है, कहीं मैदानी है, कहीं रेगिस्तानी है, कहीं संसाधन है, कहीं नहीं है, कहीं बरसात होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं फसल पैदा होती है, कहीं नहीं होती है, तो इन सारी स्थितियों में सामंजस्य बिठाते हुए प्रशासन को कार्य करना होता है। अगला कारक है राजनीतिक कारक या राजनीतिक परिवेश। प्रशासन को संबंधित देश के राजनीतिक परिवेश में ही कार्य करना होता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। राजस्थान राज्य में भारतीय शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है और उसी के अनुरूप राज्य प्रशासन कार्य करता है। भारत का संविधान, राज्य विधानमंडल, राजनीतिक दलों, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था और विभिन्न दबाव समूहों के बीच राज्य प्रशासन को कार्य करना होता है। राज्य सूची के विषयों के सफल संचालन के लिए राज्य प्रशासन कार्य करता है। राजस्थान का राज्य प्रशासन राजनीतिक पर्यावरण से प्रभावित होकर ही कार्य करता है और राजनीतिक परिवेश को भी प्रभावित करता है। अर्थात जैसा राजनीतिक परिवेश होगा, राजनीतिक स्थायित्व या राजनीति में उठापटक, ये प्रशासन को प्रभावित करती हैं। अगला कारक आर्थिक परिवेश। किसी भी देश की आर्थिक पारिस्थितिकी का उस देश के उपलब्ध आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों पर असर होता है। इसे दोबारा सुने। किसी भी देश की आर्थिक पारिस्थितिकी
उस देश के उपलब्ध आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। अर्थात जो इकोलॉजी है वो उस देश के संसाधनों पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण पाए जाएं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि के साथ ही लोक उपक्रमों को अर्थव्यवस्था का आधार बनाया गया है। लोक उपक्रम जो सरकार ने व्यापारिक वाणिज्यिक कार्य अपने हाथ में लिए हैं, वो सरकार के लोक उपक्रम हैं। राज्य सरकारों ने भी ये व्यवस्था अपनाई है। राजस्थान में कृषि की विषम स्थिति है और प्राकृतिक संसाधनों का अभाव पाया जाता है, इसलिए राजस्थान राज्य का आर्थिक परिवेश भिन्न है। पर्यावरणीय कारक राज्य प्रशासन को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक भी राज्य प्रशासन से प्रभावित होते हैं। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ही राज्य प्रशासन की दिशा को निर्धारित करती है। राज्य में उपलब्ध संसाधन, औद्योगिक विकास, बाजार की स्थिति, आधारभूत सुविधाएं, मानव संसाधन विकास और रोजगार के साधन आदि राज्य प्रशासन के परिवेश को प्रभावित करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है आर्थिक परिवेश यानी आर्थिक हालत, आर्थिक सुदृढ़ता या आर्थिक कमजोरी राज्य प्रशासन को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। सरकार की मंशा है विकास कार्यों को कराने की, जन कल्याण के कार्य करने की, लेकिन अगर सरकार की स्थिति या राज्य की स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो बहुत सारे जन कल्याण के कार्य अधूरे रह जाते हैं। और अगर राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति सही है तो राज्य सरकार अच्छे ढंग से और विस्तार पूर्वक जन कल्याण के कार्य कर सकती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। प्रशासन सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। समाज की संरचना, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक परंपराएं एवं प्रथाएं, सामाजिक मूल्य, धार्मिक विश्वास, शिक्षा का स्तर और जातीय व्यवस्था राज्य प्रशासन को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। सांप्रदायिक दंगे, जातीय संघर्ष, भाषाई और क्षेत्रीय आंदोलन, सामाजिक विषमताएं, अशिक्षा और गरीबी और सांस्कृतिक संक्रमण आदि पर्यावरणीय प्रभाव में राज्य प्रशासन को कार्य करना होता है। अतः राज्य प्रशासन सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है और राज्य प्रशासन भी इनको प्रभावित करता है। जैसी किसी राज्य की सामाजिक संरचना होगी, जैसा सांस्कृतिक परिवेश होगा, रीति रिवाज और परंपराएं होंगी, प्रशासन उन परंपराओं से, रीति रिवाजों से प्रभावित होता है, धार्मिक मूल्यों, मान्यताओं से प्रभावित होता है और इनको प्रभावित भी करता है। अब हमारा अगला टॉपिक है इसी अध्याय में केंद्र एवं राज्यों में संबंध। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय यानी संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें केंद्र सरकार के बाद में राज्य सरकार का स्तर भी पाया जाता है। कई देश ऐसे हैं जहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ राज्य सरकारें नहीं पाई जाती। लेकिन भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों पाई जाती हैं और दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिससे कि वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सकें। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत राज्यों का संघ है, परंतु भारतीय गणराज्य की रचना में केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों का विशेष ध्यान रखा गया है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संघवाद को स्पष्ट करते हुए कहा था कि ये केंद्र में केंद्रीय तथा राज्य में राज्य सरकार की स्थापना कर शासन के 2 स्तर स्थापित करता है। अर्थात अम्बेडकर ने कहा था कि केंद्र में केंद्रीय और राज्य में राज्य सरकार की स्थापना, शासन के 2 स्तर स्थापित किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक यानी केंद्र में केंद्र और राज्य में राज्य, जिनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में संविधान द्वारा नियत सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंध को 4 भागों में बांटा जा सकता है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और न्यायिक संबंध। अब हम प्रत्येक के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। केंद्र और राज्य में विधायी संबंध। भारत में संघीय व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप स्पष्ट रूप में केंद्र और राज्य सूची के विषयों को श्रेणीबद्ध किया गया है। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों अर्थात कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन
3 सूचियां बनाकर किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम संघ सूची के विषयों का अध्ययन करते हैं। अर्थात संघ सूची यानी वह सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है और उनमें संशोधन भी केंद्र सरकार ही करेगी। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय रखे गए जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे प्रतिरक्षा, परमाणु शक्ति, विदेश संबंध, युद्ध एवं शांति, विदेशों से संधियां, रेल, समुद्री एवं जहाजी मार्ग, डाक, तार व टेलीफोन, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाट एवं माप की स्थापना, यानी कि वेट एंड मेजरमेंट, जो वजन तोलते हैं या लंबाई, जो इकाई नापने, लंबाई या तोल जो नापने की होती हैं, उनके स्टैंडर्ड सेंटर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विदेशी ऋण, बैंक, बीमा इत्यादि ये संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। राज्यों के विधानमंडल इन विषयों के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकते। संविधान के 42वें संशोधन के पश्चात अब संघ सूची में एक नया भाग 2A जोड़ा गया है, जिसके अनुसार संघ के किसी सशस्त्र बल को, संघ के जो सशस्त्र बल हैं, BSF, CRPF, ऐसे CISF, जिसके अनुसार संघ के किसी सशस्त्र बल को किसी राज्य में असैनिक शासन की सहायता के लिए लगाना और उसकी शक्तियां निश्चित करना। संघ सूची के विषय गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों ही दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगली सूची आती है राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए हैं जो स्थानीय महत्व के हैं। राज्य सूची के मुख्य विषय हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पुलिस, जेल, सिंचाई, राज्य के अंदर व्यापार एवं वाणिज्य, स्थानीय स्वशासन, मनोरंजन कर, न्याय प्रशासन, जंगल, राजस्व आदि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडलों को प्राप्त है और केंद्र सरकार को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परिस्थितिवश जब कभी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तब ही केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाती है। भारत के संविधान के 42वें संशोधन के बाद राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए हैं। अब राज्य सूची में 61 विषय हैं। शिक्षा जैसा विषय भी अब समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे, जो मूल समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची के विषय स्थानीय महत्व के तो होते ही हैं, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर भी इन विषयों पर समान कानून बनाने की आवश्यकता समझी जाती है। समवर्ती सूची के विषय हैं विवाह, तलाक, दिवालियापन, श्रमिक समस्याएं, कारखाने, खाद्य पदार्थों में मिलावट, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, औषधि मूल्य नियंत्रण, बिजली, विधि, व्यवहार प्रक्रिया, जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन, पुस्तकें, मुद्रणालय, समाचार पत्र आदि। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, परंतु यदि दोनों यानी संसद और राज्य विधानसभा एक दूसरे के विरोधी कानून बना दें तो संसद का कानून मान्य माना जाता है और राज्य विधानसभा का कानून रद्द माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि विधायी शक्तियों के विभाजन में संघीय सर्वोच्चता को मान्यता दी गई है। राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को उच्च अधिकार दिए गए हैं। राज्य की विधानसभाओं के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रखे गए हैं। यहाँ संसद के नियंत्रण में लिखा गया है। जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हैं या केंद्र के चुनाव हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसे इस प्रकार से समझें। इतना ही नहीं, भारतीय संसद को किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने, किसी भी राज्य की समाप्ति और कोई भी नया राज्य बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। भारत के संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों शिक्षा,
वन्य पशु और पक्षियों की रक्षा, वाट और माप तथा न्यायिक प्रबंध को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। अब समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में प्रावधान किया गया है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि कोई विशिष्ट विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संबंधित विषय का राष्ट्रीय महत्व का होना ही पर्याप्त है। किसी आपातकालीन स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून 1 वर्ष की अवधि तक प्रभावित रहता है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके 1 वर्ष और उसकी अवधि बढ़ा सकती है। प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के पश्चात 6 माह के बाद कानून स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये यहाँ समझाया गया है कि समवर्ती सूची के विषयों में संसद और राज्य की विधानसभा के बनाए कानूनों में अगर विरोध है तो संसद का कानून मान्य होता है। और कोई विषय भले ही राज्य सूची का है, लेकिन राज्यसभा 249 में अनुच्छेद के तहत अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि वह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तब भी संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों सूचियों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्य विधानसभाओं की तुलना में संसद को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब अध्ययन करते हैं प्रशासनिक संबंध के मामले। अब तक हमने केंद्र राज्य के विधायी संबंधों के बारे में अध्ययन किया। अब करते हैं केंद्र राज्य में प्रशासनिक संबंध। केंद्र एवं राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। प्रशासनिक क्षेत्र में केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान किया गया है। संविधान की आधारभूत प्रकृति के अनुरूप केंद्र को बेहतर स्थिति प्रदान की गई है और केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को सामान्यतः प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, और राज्य की प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में यद्यपि प्रशासकीय अधिकार साधारणतः राज्यों में निहित हैं, लेकिन इस अधिकार को संघ की प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है। भारत के संविधान में राज्यों पर केंद्र या संघीय नियंत्रण के कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिनसे केंद्र सरकार का नियंत्रण राज्यों पर होता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति और विमुक्ति करने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 256 में संसदीय कानूनों की अनुपालना हेतु केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने का प्रावधान है। अर्थात राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो केंद्र द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। दूसरा, संसदीय कानूनों की अनुपालना हेतु केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। कतिपय विशेष परिस्थितियों में केंद्र द्वारा राज्यों के कार्यों को सीधे ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां केंद्र सरकार राज्यों के कार्यों को सीधे ग्रहण कर सकती है। संविधान द्वारा राज्यों को सशर्त और बिना शर्त संघीय कार्यों को सौंपने का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं भारत में ब्रिटिश विरासत के रूप में प्राप्त हुई हैं। भारत के संविधान में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाओं का प्रावधान है। अर्थात ये 3 प्रकार की सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य संघ, राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में उच्च प्रशासनिक पदों पर पदासीन होते हैं। राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव किया जा सकता है। राज्यों के मध्य समन्वय, विचार विनिमय और आपसी विवादों और मतभेदों के निपटारे हेतु अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान संविधान में किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा निर्बल, कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए केंद्रीय विकास कार्यक्रम एवं अनुदान का प्रावधान किया गया है। देश में केंद्र एवं राज्यों में निर्वाचन कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन एवं उपकरण केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को सुनिश्चित एवं निर्धारण करते हैं। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में केंद्र और राज्य के प्रशासनिक दायरे के बारे में बताया गया है। यहाँ केंद्र का दायरा या केंद्र की शक्तियाँ
केंद्र की कार्य करने की क्षमता या केंद्र द्वारा राज्यों को प्रभावित करने की क्षमता अधिक है। राज्यपाल की नियुक्ति हो या राज्यपाल को हटाना हो, या केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देना हो, या केंद्र द्वारा राज्यों के कार्यों को ग्रहण करना हो, या केंद्र द्वारा बिना शर्त या शर्त सहित राज्यों को कार्य सौंपना हो, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करनी हो, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन और अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति आदि ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को अधिक प्रशासनिक शक्ति प्रदान करते हैं। अब अगला बिंदु पढ़ते हैं, केंद्र एवं राज्य में वित्तीय संबंध। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों को निश्चित किया गया है। वित्तीय क्षेत्र में केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान में 2 वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। एक, संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का विभाजन। दूसरा, करों से प्राप्त आय का समुचित बंटवारा। प्रथम प्रावधान के अनुसार राज्यों की आमदनी के स्रोत कम हैं और केंद्र सरकार के पास आय के स्रोत अधिक हैं, जिनसे जब चाहे केंद्र की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। संघ सरकार को केंद्रीय सूची के विषयों पर कर लगाने का अधिकार है और उन विषयों को कराधान के लिए संघ सूची में स्वीकृत किया गया है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संघीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसद अनुच्छेद 269 से और 270 में अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में उल्लिखित शुल्कों पर अधिभार लगा सकती है। इस प्रकार प्राप्त आय भारत की संचित निधि में जमा होती है। राज्यों को इस आय में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता। दूसरे प्रावधानों में करों से प्राप्त आय का केंद्र एवं राज्यों में बंटवारे के संबंध में है। संविधान के अंतर्गत ही केंद्र एवं राज्यों में आय विभाजन की व्यवस्था की गई है। संघ सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों से प्राप्त होने वाली आय को कुछ मात्रा में राज्यों को भी दिया जाता है। इसके अलावा संघ राज्यों को अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक अनुदान भी देता है। किसी राज्य के बजट के घाटे की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार अनुदान दे सकती है। राज्यों को केंद्र द्वारा प्रदत्त अनुदानों और ऋणों से भी आय प्राप्त होती है। इस पैराग्राफ में यह स्पष्ट है कि केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध हैं उनके निर्धारण के 2 प्रावधान बताए गए हैं। पहला प्रावधान यह है कि शक्ति का विभाजन, कर निर्धारण की शक्ति किस व्यापार पे, किस वाणिज्य पे या किस वित्तीय स्रोत पे कर लगाने का अधिकार किसको प्राप्त होगा, यानी कर लगाने की शक्ति का विभाजन। तो इसमें भी केंद्र की कर लगाने की शक्ति ज़्यादा है और राज्य को कर लगाने की शक्ति के क्षेत्र कम दिए गए हैं। दूसरा है करों से प्राप्त आय। जो करों से जो आय प्राप्त होती है उस आय का विभाजन। तो कर लगाने की शक्ति केंद्र की ज़्यादा है तो करों से प्राप्त आय केंद्र की ही ज़्यादा होगी। राज्यों के कर लगाने की शक्ति कम है तो राज्यों को करों से प्राप्त आय भी कम होगी। इसका प्रभाव ये होता है कि जब राज्य को आय कम प्राप्त होती है तो राज्य अपने खर्चों को चलाने के लिए केंद्र से अनुदान या ऋण प्राप्त करता है। तो केंद्र से अनुदान या ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य की वित्तीय निर्भरता हो जाती है केंद्र के ऊपर। राज्य वित्तीय रूप से वित्तीय जरूरतों के लिए केंद्र पर निर्भर रहने लगता है। यहाँ केंद्र के मामले में एक अलग से बिंदु यह है, जो कर निर्धारण के क्षेत्र हैं अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में जो भी कर संग्रहित होगा उन पर अधिभार लगाने का, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स। मान लीजिए 100 रुपये पर 5 रुपये टैक्स है, तो जो 5 रुपये टैक्स है उस 5 रुपये पर भी टैक्स, उसको बोलते हैं टैक्स पर टैक्स, अधिभार, वो लगाने का अधिकार केंद्र को है। तो उससे भी केंद्र को आय हो जाती है, जबकि ऐसा अधिकार राज्यों के पास नहीं है।
तो केंद्र की आय के स्रोत ज़्यादा हैं, राज्यों की आय के स्रोत कम हैं। राज्यों को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। यह वित्त आयोग संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की स्थापना करता है। वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति राज्यों में वित्तीय आपात की घोषणा कर राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता को नियंत्रित कर सकता है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति नहीं आई है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूरे देश के वित्त प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। राज्य में भी लेखा परीक्षक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है जो राज्यों के वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। इस अगले पैराग्राफ में 2-3 बात ये बताई गई हैं कि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ये वित्त आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा करता है और उनकी वित्तीय ज़रूरतों को जानता है। उसी के अनुरूप फिर केंद्र सरकार से वित्त के विभाजन के सिद्धांत निर्धारित करता है कि भाई करों से जो प्राप्त आय है उनमें से कितना हिस्सा केंद्र को जाएगा, कितना राज्यों को जाएगा। फिर राज्यों के बीच का जो भाग है उनको फिर राज्यों में किस प्रकार से बांटा जाएगा, इनका निर्धारण वित्त आयोग करता है। वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूरे देश के वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण रखता है और प्रत्येक राज्य में नियुक्त लेखा परीक्षक वह भी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है जो राज्यों के वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। अर्थात वित्तीय क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और विधायी क्षेत्र में, तीनों ही क्षेत्रों में केंद्र के पास राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य न्यायिक संबंध। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है। एकीकृत न्याय व्यवस्था यानी एक न्यायिक पदसोपानिक सिस्टम है। सबसे नीचे जिला न्यायालय, उसके ऊपर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था है, एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है ये। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है और राज्यों के उच्च न्यायालय भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों, निर्देशों और निर्णयों को राज्यों के उच्च न्यायालयों को मानना होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का दूसरे राज्यों में स्थानांतरण भी किया जा सकता है। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यद्यपि राज्य के उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं, लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने और उच्च न्यायालय के निर्देश देने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होते हैं। राज्यों के आपसी झगड़े और विवादों का निपटारा भी उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि की वैधता का परीक्षण कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लागू करना राज्य के अधिकारियों का परम कर्तव्य है। निष्कर्षतः अर्थात जो 4 प्रकार के संबंध हमने पढ़े हैं केंद्र और राज्य के बीच में, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और न्यायिक संबंध। अब इनका सारांश इस प्रकार है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राज्यों की अपेक्षा संघ को बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय गणराज्य का संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने देश की अखंडता, सुरक्षा और एकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। देश की सुरक्षा करने, एकता बनाए रखने और अखंडता अक्षुण्ण रखने का दायित्व केंद्र सरकार का होता है। अतः संविधान में केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक था। अब इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारिया आयोग के सुझाव। सरकारिया आयोग का औपचारिक गठन 9 जून 1983 को हुआ। आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया यानी रंजीत सिंह सरकारिया को बनाया गया।
सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो सुझाव दिए वो है निम्नलिखित हैं। देखिए पढ़ते हैं कौन कौन से सुझाव दिए थे सरकारी आयोग ने। सरकारी आयोग का मतलब ये नहीं कि सरकार का कोई सरकार से सरकारिया बना हो। सरकारिया नाम था उनका, रंजीत सिंह सरकारिया, उनके नाम पर इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग कहा गया। इस आयोग की सिफारिशें इस प्रकार रहीं। प्रथम सिफारिश, पहली सिफारिश, संविधान के अनुच्छेद 240, 46 और 254 यथावत बने रहने चाहिए, वरना हमारी संपूर्ण व्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अर्थात संविधान में दो अनुच्छेदों के बारे में जो 246 और 254 है वो यथावत बने रहने चाहिए। दूसरे, संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही बना रहना चाहिए। अर्थात ये अनुच्छेद भी यथावत बना रहना चाहिए। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। हमने 3 प्रकार की शक्तियां पढ़ी। इस 3 प्रकार के जो विषय पढ़े थे, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत दर्ज या पंजीकृत नहीं है। कोई नया ही मामला एकदम से सामने आ जाए, वो अपशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाता है, और ऐसी सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अब तक केंद्र सरकार का रहा है और केंद्र के पास ही रहना चाहिए। तीसरी सिफारिश, संविधान के अनुच्छेद 249 को नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इस अनुच्छेद का प्रयोग संघ सरकार ने बहुत कम किया है। 1950 में और 1986 में 2 ही बार इसका प्रयोग केंद्र सरकार ने किया है। अर्थात अनुच्छेद 249 वह है कि राज्य सरकार, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दो सदन हैं, उसमें राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर इस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। चौथी सिफारिश, संविधान के अनुच्छेद 256 तथा 257 में आवश्यक उपबंध हैं, इसलिए ये अनुच्छेद यथावत बने रहने चाहिए। अर्थात 256 और 57 भी यथावत बने रहें। संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान की मौलिक बनावट के विरुद्ध है, इसलिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ये 5वीं सिफारिश थी। 6वीं सिफारिश, किसी भी राज्य में सशस्त्र बलों को भेजने और उस राज्य को अशांत एवं उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करने से पहले केंद्र को संबंधित राज्य से परामर्श करना चाहिए। अगर किसी राज्य में कोई दंगा या उपद्रव हो रहा है और वहाँ सशस्त्र बल भेजना आवश्यक हो तो उस राज्य से परामर्श पहले कर लेना चाहिए, ऐसी सिफारिश थी। 7वीं, राज्य स्वयं अपनी शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों की अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजना बनाएं, ताकि राज्यों की केंद्र पर निर्भरता कम हो सके। आठवीं सिफारिश, राज्यों को अपने पड़ोसी राज्यों से मिलकर सशस्त्र पुलिस बलों के उपयोग की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था की जानी चाहिए। अर्थात राज्यों को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर पुलिस बलों के उपयोग की व्यवस्था करनी चाहिए। सीमाग्रस्त, जो सीमा पर जो इलाके हैं उनमें अगर कोई अशांति, उपद्रव की कोई स्थिति है तो दोनों राज्यों को मिलकर पुलिस बलों का उपयोग करना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल और अन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ राज्यों के सशस्त्र बलों के अधिकारियों की नियुक्ति एक दूसरे के बलों में होनी चाहिए। केंद्र एवं राज्यों के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण केंद्र एक ही स्थान पर क्षेत्रीय आधार पर स्थापित किए जाने चाहिए। जो BSF,
CISF, CRPF, SSB, जो केंद्र के जो सशस्त्र बल हैं, इनके अधिकारियों की नियुक्ति एक दूसरे के बलों में होनी चाहिए। एक तरफ राज्य के सशस्त्र बल हैं, जैसे राजस्थान में RAC है, दूसरे तरफ केंद्र के सशस्त्र बल हैं, BSF, CISF, CRPF। तो इनके अधिकारियों की नियुक्ति एक बल से दूसरे बल में की जानी चाहिए। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि दोनों बलों में या दो से अधिक बलों में नियुक्ति होने से उन अधिकारियों को परिस्थितियों का ज़्यादा व्यापक ज्ञान हो जाता है, वो ज़्यादा प्रशिक्षित हो जाते हैं और संकटग्रस्त स्थितियों में अधिक बेहतर ढंग से काम करने में सक्षम होते हैं। इसी बिंदु में 9वें बिंदु में अगली सिफारिश थी, केंद्र और राज्य के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर एक ही स्थान पर क्षेत्रीय आधार पर स्थापित किए जाने चाहिए। 10वीं सिफारिश थी, समवर्ती सूची से संबंधित कानून बनाते समय संघ एवं राज्यों के परामर्श को संवैधानिक बाध्यता नहीं बनाया जाना चाहिए। 11वीं सिफारिश, संघ सरकार को समवर्ती सूची से संबंधित उसी क्षेत्र पर हस्तक्षेप करना चाहिए जो राष्ट्र के व्यापक हित में हो। अर्थात समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र को हस्तक्षेप तभी करना चाहिए जब वो राष्ट्रीय महत्व का हो, नहीं तो राज्य का कानून ही बने रहना चाहिए। वित्त आयोग द्वारा किसी कार्य को करने के लिए देश के विभिन्न भागों में विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग नियुक्त करने की शक्ति है, उस वित्त आयोग को अपना कार्य करने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा करना चाहिए और विभिन्न भागों में विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने चाहिए। 13वीं सिफारिश, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सदस्य भी वित्त आयोग में नियुक्त किए जाने चाहिए। 14वीं सिफारिश, योजना आयोग का उपाध्यक्ष एक ख्यातिनाम एवं प्रसिद्ध विशेषज्ञ हो ताकि वह राज्य सरकारों को अपने विश्वास में ले सके, और राज्य के स्तर पर भी योजना बोर्ड गठित किए जाने चाहिए। 15वीं सिफारिश, योजना आयोग के वित्त आयोग प्रकोष्ठ राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को भी नियंत्रित करें। योजना आयोग के वित्तीय संसाधन के प्रभारी के अधीन वित्त आयोग प्रकोष्ठ कार्य करता है, तो योजना आयोग और वित्त आयोग के मध्य समन्वय ज़्यादा बढ़ सकता है। 16वीं सिफारिश, केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने में अखिल भारतीय सेवाओं की उपयोगिता एवं महत्व जितना संविधान निर्माण के समय था उतना ही आज भी है। अर्थात सरकारी आयोग की सिफारिश थी कि अखिल भारतीय सेवाओं को बने रहने देना चाहिए, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी ब्रिटिश राज में प्रासंगिक थी। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों में समय समय पर सुधार होते रहना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को, चाहे वो सीधी भर्ती से आया हो या पदोन्नति से, उसे एक न्यूनतम निश्चित अवधि के लिए केंद्र सरकार में कार्य करने के लिए भेजा जाना चाहिए। राज्यों से संघ में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले अधिकारियों और राज्य में काम करने वाले अधिकारियों की संख्या समान मात्रा में होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की अवधि प्रणाली की पूर्ण अनुपालना कर यह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि श्रेष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता संघ और राज्यों दोनों को समान रूप से होनी चाहिए। टेन्योर सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए राज्य प्रशासन से केंद्रीय सचिवालय के लिए अधिकारियों को उधार लिया जाता है एक निश्चित कार्यकाल के लिए, और वो केंद्रीय सचिवालय में काम करने के बाद में पुनः राज्य प्रशासन में आके कार्य करते हैं। तो इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक बनता है। राज्य प्रशासन के क्षेत्र में काम करने के बाद में वो सचिवालय में नीति निर्माण संबंधी कार्यों में निपुण हो जाते हैं, नीति संबंधी प्रक्रिया को जान जाते हैं, और नीति संबंधी प्रक्रिया को जानने के बाद में जब वो फील्ड में दोबारा वापस आते हैं तो वो इस बात को समझते हैं कि कोई नीति किस परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है और उसका वो ढंग से पालन करना सुनिश्चित करते हैं।
राज्यों में संघ द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के नियंत्रण एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए इन अधिकारियों के स्थानांतरण, पदोन्नति, पदस्थापन और निलंबन के प्रयोग को रोका जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की समस्या के समाधान के लिए अखिल भारतीय सेवा सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। मंत्रिमंडल सचिव को इसका अध्यक्ष, संघीय सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों को इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा सलाहकार परिषद से जो मामले नहीं सुलझें उन्हें उच्च स्तर की परिषद में भेजा जाना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सहायता से इस परिषद की बैठकें एवं कार्यप्रणाली को निश्चित किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी कर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद कर दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 293 पैरा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राज्यों को बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से 1 वर्ष से कम अवधि के उधार एवं ऋण लेने की सहमति प्रदान करे। अर्थात राज्यों को ऐसी एक पूर्व मंजूरी दे देनी चाहिए कि अगर उन्हें 1 वर्ष से कम अवधि के लिए उधार या ऋण लेना हो तो केंद्रीय स्वीकृति की आवश्यकता ना हो। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी को प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर संशोधित किया जाना चाहिए। निगम कर के उचित बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। उत्पादन के बदले राज्यों को बिक्री कर से अधिक हिस्सा देना उचित नहीं है। संघ सरकार द्वारा किसी विशेष प्रायोजन के लिए और वह भी सीमित अवधि के लिए आयकर पर अधिभार नहीं लगाया जाना चाहिए। राज्यों को जो ऋण संघ सरकार की ओर से दिया जाता है उसकी नीति तथा पद्धति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और परियोजनाओं को कम किया जाना चाहिए और भी योजना के मध्य में कोई नई परियोजना नहीं शुरू की जानी चाहिए। कृषि आय पर कराधान पर राजनीतिक मतैक्य बनाया जाना चाहिए। कर मुक्त नगर परिषद बॉन्ड पद्धति देश में लागू की जानी चाहिए। राज्यों में चलने वाली केंद्रीय योजनाओं का निर्माण करते समय उन योजनाओं पर राज्यों से परामर्श लिया जाना चाहिए। उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति में अनावश्यक विलंब को दूर करने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। उद्योगों को लाइसेंस देने के कार्यालय सभी राज्यों की राजधानी में खोले जाने चाहिए। उद्योगों पर केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था पर प्रति 3 वर्ष के बाद पुनर्विचार किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 307 के अंतर्गत संघ द्वारा राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के खंड 3 के अंतर्गत सरकार के पास जल विवाद का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। संघ एवं राज्य सरकारों के कार्य जिनका संबंध स्थानीय जनता से है स्थानीय भाषा में ही संपन्न किए जाने चाहिए तथा त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषा हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1960 के अंतर्गत संघ सरकार वनों को संरक्षण प्रदान करती है। पौधे लगाने, वनों का विकास और विस्तार करने का कार्य राज्य सरकारें करती हैं। अतः केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य उचित तालमेल और समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार ये सरकारी आयोग की सिफारिशें थीं। इसके साथ ही अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।